हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नोत्तर। इस पाठ में आपके 16 प्रश्न हैं और इतने प्रश्न करने के बाद आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते तारों के प्रकाश में सम्मोहित गंतोक शहर लेखिका के मन में एक सम्मोहन जगा रहा था। इस शहर का सब कुछ अत्यंत सुंदर था। अभी ये जो शहर था, इसका सब कुछ बहुत सुंदर था और एक सम्मोहन यानी एक जादू जगा रहा था। और इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू किया, उसे सब कुछ स्थगित और अर्थहीन लगने लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो और लेखिका के अपने भीतर और बाहर एक शून्य सा व्याप्त हो रहा दिखा। मतलब वो प्रकृति में ऐसे मिल गई कि उसे सब कुछ एक होता लगा, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, रुक गया और ऐसा लगा जैसे आसमान जो है वो जमीन पर उतर आया हो। तो आप इन बातों को अपने शब्दों में पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न 2 देखें, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या हर कोई, कड़ी मेहनत करके कमाता है। ये इसको आपके पाठ में बच्चों ये लाइन आई है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर। तो क्यों कहा गया मेहनतकश बादशाहों का शहर? क्योंकि यहाँ मेहनत करके कमाने वाला हर आदमी अपने आप में बादशाह है। क्यों बादशाह है? क्योंकि वो मेहनत करता है, मेहनत करके और पैसा कमाता है। तो सब लोग जो है वो अपने अपने बादशाह हैं, इसलिए इसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। यहाँ हर आदमी काम करता है और मेहनत करता है, चाहे वे बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई कड़ी मेहनत करके कमाता है। गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया। सुरम्य मतलब बहुत आसान बना दिया। कठिन जगह है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने मेहनत करके इसको इतना आसान बना दिया। वहाँ जाना, वहाँ रहना, वहाँ आनंद लेना प्रकृति का बहुत आसान हो गया है। वहाँ पत्थरों को काट कर लोगों ने रास्ते बनाए हैं। बच्चे सुबह सुबह पहाड़ों को पार करके स्कूल जाते हैं, फिर घर आने के बाद घर में काम करते हैं, हम माँ का हाथ बटाते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन इतना कठिन होने के बावजूद भी शहर को खूबसूरत बना रखा है। मतलब शहर देखने वालों के लिए, टूरिस्ट के लिए इतना सुंदर कर दिया है, उसको बनाने में यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करी। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको पूछा जाएगा। आपको इसका उत्तर पता है कि श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट के निधन पर फहराई जाती है। कोई बुद्धिस्ट अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु होती, तो श्वेत पताका कितनी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन उन्हें उतारा नहीं जाता, वो अपने आप समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी विशेष अवसर पर किसी शुभ कार्य में फहराई जाती हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति व जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? अब आपने पाठ में जो कुछ पढ़ा है गंतोक के बारे में वो सब पॉइंट बना कर लिखते हैं। क्या क्या बताया नार्गे ने उनको? गंतोक एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग मेहनती होते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, फूलों से भरी वादियाँ हैं। श्वेत पताकाएं बुद्ध की अनुयायी की मृत्यु पर लगाई जाती हैं, 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं शुभ कार्य पर लगाते हैं। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, कौन सी जगह पर, जिसका नाम था कावी लॉन्ग स्टॉक। फिर यहाँ पर धर्मचक्र होता है, जिसको छूते हैं तो पाप दूर हो जाते हैं। पहाड़ी इलाका है, चिकने चर्बीले लोग हैं, औरतें वहाँ की बहुत सुंदर होती हैं। कटाव क्षेत्र को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। युमथांग की घाटियाँ 15 दिनों में ही फूलों से एकदम भर जाती हैं। युमथांग जो जगह है, वहाँ पर 15 दिन जो जाड़े का होता है, उस समय पूरी घाटी फूल से भर जाती है। इतनी सब बातें हैं, आपको इनमें से जो कुछ भी याद हो वो लिख सकते हैं अंकों के अनुसार। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? जब वो लॉन्ग स्टॉक में घूम रही थी और वो चक्र दिखे तो उन्होंने मन में सोचा कि भारत की आत्मा सब जगह एक जैसी है। क्यों कहा ऐसा? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो जितेन नार्गे ने बताया कि ये धर्म चक्र है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका ने मन ही मन सोचा पूरे भारत की आत्मा एक ही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है कि गंगा में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। इतनी ज्यादा तकनीकी आधुनिकता आ जाने के बाद भी समाज के लोगों की आस्था, विश्वास, मान्यताएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक समान है। हमारा भारत जो है वो क्या है बच्चों? धर्मों पर बना हुआ देश है और हम बहुत सारे धर्म विश्वास में मानते हैं और यही आस्था और विश्वास हमारे भारत की पहचान है। तो आत्मा एक ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाए। जितेन नार्गे, प्रश्न 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए
कि वह कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। अभी जितेंद्र नार्गे इनको ड्राइवर भी था और इनको सब दिखा रहा था, गाइड का काम भी कर रहा था। तो आप उसके बारे में सोच करके बताइए कि एक जो कुशल गाइड होता है, अच्छा गाइड होता है, उसके क्या गुण हो सकते हैं, पॉइंट बना के लिखना है। जितेंद्र नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। ड्राइवर कम गाइड मतलब ड्राइवर के साथ साथ गाइड का भी काम कर रहा था। वह नेपाल से कुछ दिनों के लिए आया था, कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। वह क्षेत्र से सुपरिचित था। उसमें प्रायः गाइड होने के सभी गुण थे जो एक कुशल गाइड में होने चाहिए। अब कौन कौन से गुण होने चाहिए? कुशल गाइड को अपने स्थान की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मौसम, वहाँ के लोग, जनजीवन, सबकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, वो ड्राइवर का भी काम कर लेता था, जहाँ जाना है वहाँ ले भी जाता था और राय भी दे देता था, सलाह दे देता था। तीसरा, सैलानियों को प्रभावित करने के लिए उसकी रोचक शैली थी, बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा था। वो कहता है, मैडम यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील, इसको गोल गोल घुमाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वो बताता था तो एक कहानी वाली जो स्टोरी बताने की तरीका था, वो एक गाइड का तरीका होता है, अच्छे गाइड का। और क्या था? उसको क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, उसे संवेदनशील भी होना चाहिए। वो उसने कैसे वहाँ के युवक युवतियों के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, तो उसको पूरी लोकल एरिया की पूरी जानकारी थी। वह पर्यटकों के साथ घूमते हुए इतना घुल मिल जाता कि स्वयं पर्यटकों का मनोरंजन करने लगता। वो खुद भी लेखिका के साथ इतना घुल मिल गया कि लेखिका को नार्गे के साथ बहुत मजा आने लगा और इसी तरह वो आपस में अच्छे संबंध बना लेता था और बहुत बातूनी था। गाइड कैसे होते हैं? खूब बोलने वाले होते हैं। वो उनके साथ जिज्ञासा बनाए रखते हैं, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, टूरिस्ट अच्छा और बताओ, अच्छा वहाँ क्या हुआ था वो बताओ। तो उसने जैसे पताकाओं की जानकारी दी। तो इस तरह से वो जगह का महत्व जो है वो बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं। यही कुशल गाइड की विशेषता है और ये सारी विशेषताएं नार्गे में थी। प्रश्न 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय को जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब हिमालय के बारे में जो कुछ पाठ में कहा वो आपको पॉइंट में लिखना है। क्या क्या कहा? हिमालय पल पल परिवर्तित होते रूप को उन्होंने देखा। जैसे ही ऊंचाई पर चढ़ती तो हिमालय विशाल और विशाल होता चला गया। छोटी छोटी पहाड़ियां बड़े पर्वतों में बदलने, दूर से छोटी छोटी दिख रही थी लेकिन पास पहुंचे तो बड़ी हो गई, बड़े बड़े पर्वत जैसी होने लगी। घाटियां गहरी होने लगी, जैसा लगता था जैसे वो पाताल नाप रही हैं। वादियां चौड़ी होने लगी, मतलब मौसम जो खुला खुला, और ऊपर पहुंचे तो सब कुछ खुला खुला होने लगा। रंग बिरंगे फूल थे वहां पर, चारों दिशाओं में प्रकृति सौंदर्य फैला हुआ था। जलप्रपात, झरने बह रहे थे, पत्थरों से इतराती हुई, बलखाती हुई तिस्ता नदी आ रही थी। सब तरफ हरियाली चली थी, हरियाली फैली हुई थी। कहीं पीला कहीं हरा रंग दिख रहा था, कहीं पर खुरदुरी दीवार की तरह पथरीला नजर आ रहा था। कभी बादल आ जाते थे, है ना, और दूध की झरने जो थे वो ऐसा लगता था दूध की धार बह रही हो वहां पर। और तिस्ता नदी ऐसी चमक मारती थी, ऐसा लगता था जैसे कि चांदी की नदी बह रही हो। तो ऐसी सुंदर वर्णन किया है पाठ में, आप उनको पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका ने जब प्रकृति के मनोरम सौंदर्य को देखा तो वह एकदम शांत हो गई, जैसे किसी ऋषि की तरह हो गई हो। वह सारे सुंदर दृश्यों को अपने भीतर समाहित करना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी, बहुत खुश थी और बहुत उनको बहुत आनंद आ रहा था। लेखिका को आदिम युग की अभिषिप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने का आभास हो रहा। वो ऐसा लगा जैसे कि वो कोई अभिशप्त राजकुमारी है जिसको अभिशाप मिला है कि तुम बस यहीं रह जाओगी, जब ये दृश्य देखोगी तब तुम मुक्त होगी। तो वो वैसा वहां पर उन्होंने महसूस किया। पानी में पैर डाला तो उनको ऐसा लगा कि वो कोई राजकुमारी है और इस मौसम में वो बिल्कुल मिल गई हैं। वो और प्रकृति एक हो गई है और उनकी सारी बुराइयां, तामसिकताएं, दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह करके चली जा रही हैं और वो बिल्कुल शुद्ध होती जा रही है जैसे कोई ऋषि मुनि। फिर उनको कैसा लगा कि ऐसी ही वादियों में वेद और पुराण का निर्माण हुआ होगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसा ही किया होगा और उनको क्या एहसास हुआ कि ये जो सुंदर दृश्य है यही जीवन का आनंद है, सच्चा आनंद यही है। और नार्गे ने उनको कहा चलिए, तो भी वो तैयार नहीं हुई। वो बड़े अनमने ढंग से उठी, उनका मन कर रहा था बस वो देश से देखती रहे और आनंद लेती रहे। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? अभी बच्चों आपको प्राकृतिक सौंदर्य में वो डूबी हुई थी, लेकिन अचानक कौन से दृश्य ने झकझोर दिया, जो मतलब पूरी तरह हिला दिया था। उनका मानसिक चैनल जो था वो बदल गया था। कौन से दृश्य थे? जब उन्होंने पत्थर तोड़ती हुई सुंदर
कोमल स्त्रियों को देखा, उन महिलाओं को देखा तो उन्होंने झकझोर दिया, ऐसा झकझोरा, ऐसा लगा जैसे नृत्यांगना के घुंघरू हैं वो टूट गए हों। लेखिका जो थी सोच रही थी कि इतने सुंदर दृश्य में ये औरतें, इतनी सुंदर औरतें कैसे मेहनत कर रही हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़ों में कलाई, हथौड़े से कईयों के पीठ पर बंधे डोके और उसमें साथ में बैठे हुए बच्चों को देख करके लेखिका का मन को बार बार झकझोर दिया कि नदी, फूल, वादियों, झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य में उसके बीच उनको क्या दिखाई दिया? भूख, मौत, जीने की चाह और उससे करता हुई जंग करती हुई, संघर्ष करती हुई स्त्रियां। हम जो पहाड़ों पर देखने जाते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, उस समय वो नहीं दिखा। उन स्त्रियों को क्या दिखता है? भूख, मेहनत, जंग, संघर्ष। वो सुबह उठती हैं तो वो प्रकृति नहीं निहारने बैठ जाती हैं कि बैठ करके पहाड़ देख रही हैं। वो तो उठ पड़ती है, अपने बच्चों को पीठ पे लादा, हथौड़ी छेनी उठाई और चल पड़ती है पत्थर तोड़ने। तो सौंदर्य के बीच ऐसी संघर्ष ने लेखिका को झकझोर के रख। बच्चों, बात वही है, अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं से आप इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। कुछ शब्द, कुछ इसके जो मेन पॉइंट है बस वो याद रखने हैं और आप अपने आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 10 देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। अब जब जो सैलानी जो घूमने जाते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं, उनको उस आनंद को देने में कितने लोगों का महत्व, योगदान होता होगा, उनका उल्लेख करना है। अपने मन से लिखना है बच्चों, क्रिएटिव राइटिंग का आंसर लिखना है आपको। हम जब घूमने जाते हैं तो जो हमें रास्ता मिलता है, जो कुछ हमें रास्ते में खाने को मिलता है, ये सब क्या है? इसके पीछे पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का हाथ होता होगा। तो आपको यहाँ लिखना है पॉइंट बना करके कि ऐसे निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। कौन कौन है वो लोग? वे लोग जो व्यवस्था देखते हैं, वे लोग जो वहाँ के स्थानीय गाइड होते हैं, जो लोगों को दिखाने घुमाने ले जाते हैं, वे लोग जो भ्रमण करने आए लोगों से बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देते हैं, वो सहयोगी यात्री जो साथ में यात्रा करते हैं और एक अच्छा खुशी का माहौल बनाते हैं, वो लोग जो ऐसी सुंदर सड़कें बनाते हैं, ऐसे लोग जो हमको इतनी ऊंचाई पहाड़ पर इतने ठंड के मौसम में चाय, गरम गरम चाय और खाना देते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो होटल चलाते हैं, जो हमें रहने सोने का सुविधा दिलाते हैं, ऐसे सभी लोग जो हैं वो सैलानियों की मदद करते हैं। और सबसे बड़ी मदद करती है सरकार, जो हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर जगह पर हमारे टूरिस्ट स्पॉट बनाती है और उनको सभी सुविधाओं से संपन्न बनाती है। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अभी एक कथन था, इसमें कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अभी ये भी बच्चों क्रिएटिव राइटिंग का प्रश्न है। आपको याद होगा वो लड़कियों को काम करते देख करके उनको याद आया कि ये कितना कम ले करके समाज को कितना ज्यादा देती हैं। इस बात पर आपको जो हमारे देश की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आम जनता की क्या भूमिका है ये बताना है। आम जनता, हम लोग, जो हमारा देश, अगर कोई देश फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, योगदान होता है उसमें, तब कोई देश आगे बढ़ता है। तो किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक लेकिन अप्रत्यक्ष योगदान देती है। हम और आप भी योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे दे रहे हैं? इनडायरेक्ट हम उसमें योगदान दे रहे हैं। आम जनता के इस वर्ग के मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर महिलाएं पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे वहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, की प्रगति पर पड़ता है। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। आर्थिक प्रगति कैसे होती है बच्चों? टैक्सेस से होती है, टूरिज्म से होती है, एक्सपोर्ट से होती है। तो और इस सब कामों में जनता का, आम आदमी मदद करता है। एक मजदूर अगर बोझा उठाता है तो वो भी देश के आर्थिक विकास में अपना सहयोग देता है। एक मजदूर जो सड़क बना रहा है वो भी आर्थिक विकास में अपना छोटा सा योगदान दे रहा है। जो महिलाएं पत्थर तोड़ करके रोड बना रही हैं वो भी योगदान दे रही हैं। जो पुल बना रहे हैं इंजीनियर, वो भी योगदान दे रहे हैं। हम और आप अगर अपने देश को साफ रख रहे हैं तो हम भी योगदान दे रहे हैं। हमारा देश साफ होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा तो बाहर देशों के लोग घूमने आएंगे हमारे देश में, और वो उनके घूमने आएंगे तो उनका मनी हमारे देश में आएगा और हमारा आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। तो हर एक आम आदमी का योगदान होता है देश की आर्थिक प्रगति। प्रश्न 12,
आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने की भूमिका में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अभी आपको बिल्कुल साफ साफ पोल्यूशन पर लिख देना है, पर्यावरण पर, कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। अपनी आधुनिकता की ओर में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे आज जो इतनी भी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो इसका कारण है। हमारे पास पानी की कमी होना, भोजन की कमी होना, गर्मी बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ इसके परिणाम है। आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ये है कि हम पेड़ पौधों को नष्ट ना होने दें, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में ना डालें, पानी बचाएं, हवा को हम पोल्यूटेड होने से बचाएं, हम पानी को गंदा होने से बचाएं, हम अपना वातावरण साफ रखें, आसपास सफाई रखें, सुंदरता बनाए रखें। इसको आप पॉइंट बना के लिखिए कि वृक्ष काटे ना जाएं, वृक्षारोपण करें, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, वाहनों का प्रयोग कम करें। 4 लोगों को एक जगह जाना है तो एक ही गाड़ी से चले जाओ, धुआं कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। घर का कचरा यथास्थान पे डालें, तब हम अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं और प्रकृति का जो शरण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं बच्चों। ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, इसी पर आपको एक अनुच्छेद लेखन भी आ सकता है। आप इस पाठ से उठा करके कुछ बातें आप अपने पर्यावरण के अनुच्छेद में भी लिख सकते। 13वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल के में कभी कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? जो बच्चों पहले पहाड़ों पर बर्फ जमती थी, वो अब नहीं जम रही है। पहाड़ों पर जमी बर्फ पहले ही पिघलने लग गई है। ग्लेशियर्स पहले ही सरक सरक कर आ जाते हैं, जिससे बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं देखिए। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी व्यक्ति ने बताया कि प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव पर ही बर्फ देखने को मिलेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण के अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल में कमी हो गई है, नदियों में जल की मात्रा कम हो गई है, परिणाम स्वरूप पीने का पानी कम मिलने लगा है। बड़े नगरों में तो सांस लेने के लिए ताजी हवा भी नहीं मिल रही है। सांस संबंधी रोग होने लगे, बीमारियां हो गई हैं, अस्थमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी, ध्वनि प्रदूषण, लोगों के कान जल्दी खराब होने लग गए हैं, और मानसिक बीमारी, और मेंटली लोग डिप्रेस रहने लग गए हैं, बहरापन जल्दी हो गया है, आंखें जल्दी खराब होने लग गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं। ये सब क्या है? ये सब आधुनिकता के परिणाम है, और हम जो प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उसके परिणाम है। प्रश्न 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन से पक्ष में अपनी राय व्यक्त करें। अभी जब ये कटाव गई तो वहां पर कोई दुकान नहीं थी, क्या इसका कुछ अच्छा परिणाम हो सकता है? अपना पक्ष में बताइए, क्यों, क्या हो सकता है बच्चों? दुकान नहीं होगी तो लोग खाएं पिएंगे नहीं, वहां पर खाएं पिएंगे नहीं तो कचरा नहीं फैलाएंगे, तो ये उसका अच्छा परिणाम था। वरना इतनी हाइट पर वहां पर सफाई करना कितना कठिन काम है। कटाव की अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए भारत स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह सुंदरता आज तक इसलिए बरकरार है क्योंकि वहां कोई दुकान मकान नहीं है। यहाँ यदि दुकानें खुल जाएंगी, व्यवसायीकरण हो जाएगा, कहीं किसी का आप मॉडर्नाइजेशन कर दो तो क्या होगा? सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी, और कटाव में दुकानों ना होना वहां के लिए वरदान सिद्ध होता है। मनुष्य सुंदरता स्वच्छता के लिए प्रसन्न को देखकर प्रसन्न होता है, तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन ना करके चीजों के अवशिष्ट यानी छिलके, कागज, पत्ते इधर उधर फेंकता है और प्रकृति को गंदा करता है। कटाव में दुकानें मकान ना होने के कारण वहां पर व्यवसायीकरण नहीं हुआ, वहां पर लोगों की संख्या बहुत कम है, जिससे वहां की सुंदरता अभी भी बची हुई है, वहां गंदगी नहीं हुई, इसीलिए उसको आज भी हम इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो दुकान और मकान का ना होना वहां के लिए वरदान सिद्ध हुआ, तभी वो जगह इतनी सुंदर आज भी रह पाई। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है प्रकृति ने क्या व्यवस्था करी है? प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को इकट्ठा कर लेती है। हिम मंडित पर्वत शिखर पर एक प्रकार के जल स्तंभ है, इनको क्या कहा गया? जल स्तंभ कहा गया, जो गर्मियों में जलधारा बन के करोड़ों कंठ की प्यास बुझाते हैं। पानी बर्फ बह करके नीचे आता है नदियों में और हमारी प्यास बुझाता है। नदियों के रूप में बहती जलधारा अपने किनारों पर बसे नगर नागरिकों के जल संसाधन के रूप में लोगों को पानी देते हैं, सिंचाई के काम आता है, फसल उगाई जाती है, फिर ये सागर में मिलती है और सागर से फिर भाप बन करके पानी बादल बनता है, बादल से बारिश होती है और फिर से वो पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। और यही जल चक्र जो है, वाटर साइकिल जो है, इसके द्वारा प्रकृति ने जल को संचय करना और वितरण करना, इसकी एक अनोखी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें किसी को कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हर साल बर्फ जमती है, हर साल नीचे आती है, पानी हमको मिलता है, फिर भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है, फिर जमा हो जाती है। ये भगवान का एक जल चक्र है।
लेकिन मनुष्य इसमें व्यवधान डालता है, इसमें जिसके दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ रहे हैं। पानी कम हो रहा है, गंदा हो रहा है, पीने के पानी की कमी होती जा रही है। ये सब आपके अनुच्छेद के टॉपिक्स भी हैं बच्चों, इस पे आपको अनुच्छेद आ सकते हैं, तो यहाँ से उठा के अनुच्छेद में लिख सकते हैं आप। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपको पता है कि देश की सीमा पर बैठने वाले जो हमारे जवान हैं वो -15 डिग्री में वहां पर रहते हैं, कड़कड़ाती ठंड में रहते हैं, और वो वहां खड़े इसलिए रहते हैं, पहरा देते हैं कि जिससे हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। वहां पर 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते। हम जहां पर 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते, हमारे फौजी सर्दी और गर्मी में वहां खड़े रहकर देश की रक्षा करते हैं, और कई बार शहीद भी होना पड़ता है। ये जवान हर पल कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पर डटे रहते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तब उनकी मदद करनी चाहिए। हम और आप क्या कर सकते हैं उन सैनिकों के लिए? हम वहां नहीं जा रहे, मत जाइए, लेकिन उनके जो परिवारजन यहाँ हैं उनकी मदद करिए। हो सके तो आप दान करिए, हो सके तो आप उनके घर वालों के आसपास कोई हो तो उसकी मदद करिए, उनके घर वालों की देखभाल करिए। हम इस तरह अपना योगदान उन सैनिकों को दे सकते हैं जो हमारे लिए, हमारी चैन के लिए खुद अपनी जान की परवाह किए बिना -15 डिग्री में पहाड़ों पर और सीमा पर खड़े होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। तो बच्चों, ये थे इसके प्रश्न। सभी प्रश्न इसमें कवर हो गए हैं और सारे टॉपिक इससे, इतने प्रश्नों में आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इस कहानी के अनुसार लिख सकते हैं। अपने मन से लिखिए और बच्चों पॉइंट्स बना के लिखिए। कुछ बातें आप अपने मन से उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे जिनको प्रयोग करके आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।